आज बात एक ऐसे नेता की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के अनुशासन का कायल था और जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपने दिनों में गुरु गोलवलकर यानी आरएसएस प्रमुख पर लाठियां बांधी थी। ये वही नेता था जो अटल बिहारी वाजपेयी को अपना गुरुदेव कहता था और जब वह प्रधानमंत्री बना तो उसने ऐलान किया कि मेरे रहते किसी को बाबरी मस्जिद को छूने की अनुमति नहीं होगी। आज बात बागी बलिया के बाबू साहब की, जो अपने जीवन भर राजनीति में अभिनव प्रयोग करते रहे। उनके शिष्य आज भी सत्ता के गलियारों में मिल जाएंगे। युवा चंद्रशेखर के विश्वविद्यालय के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा है। विश्वविद्यालय में गुरु गोलवलकर का कार्यक्रम हुआ और चंद्रशेखर, जो उन दिनों अपने कम्युनिस्ट मित्रों के प्रभाव में थे, ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सोचा। हालांकि उनका मानना था कि जो जाना चाहे वे जाए, पर उनके मित्रों ने इसका सक्रिय विरोध किया। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ वैसे ही नारेबाजी शुरू हो गई और देखते देखते मामला हिंसक हो गया। दोनों तरफ लाठियां चलने लगीं। युवा चंद्रशेखर न चाहते हुए भी इस पूरी घटना के हिस्सा बन गए। चंद्रशेखर और आरएसएस की ये अदावत उनके पूरे जीवन भर चलती रही। फिर आया साल 1975 जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जेल में बंद चंद्रशेखर को करीब से संघ को जानने का मौका मिला। तमाम असहमतियों के बावजूद वे संघ की लगन और अनुशासन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाद में कहा, मैं आरएसएस से असहमत हूँ, लेकिन उनके देश प्रेम पर शक नहीं। उनका समर्पण काबिले तारीफ है, लेकिन अगर वही सोच पूरे भारत पर लागू कर दी जाए तो ये राष्ट्र की आत्मा को सीमित कर देगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जितना भी विरोध हो वो संगठित, निष्ठावान, संकल्प वाले नौजुवकों का एक संगठन है। आपातकाल खत्म हुआ, देश में फिर से चुनाव हुए और मोरारजी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। दरअसल जनता पार्टी उस समय सभी गैर कांग्रेसी दलों को मिलाकर बनाई गई थी। चंद्रशेखर ने तमाम छोटे मोटे मसले अपनी सूझबूझ से सुलझाए, चाहे वह चौधरी चरण सिंह और मोरारजी के बीच की अदावत हो या बाबू जगजीवन राम की महत्वाकांक्षा। लेकिन अंततः जनता पार्टी की गाड़ी आरएसएस की दोहरी सदस्यता पर फंस गई। नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति एक साथ आरएसएस और जनता पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता। तब अध्यक्ष यानी चंद्रशेखर आए और बोले, राजनीति में वैचारिक स्पष्टता जरूरी है। दोहरी सदस्यता और सिद्धांतहीन गठबंधन अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। जनता पार्टी का अस्तित्व तभी तक है जब तक इसकी विचारधारा स्पष्ट और एक रूप हो। अगर कोई व्यक्ति दो विचारधाराओं की सेवा करेगा तो पार्टी का चरित्र ही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जनता पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने और अंततः इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई। फिर आया देश में मंडल काल। दरअसल चंद्रशेखर को देवीलाल की मदद से गच्चा देकर प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर संतुलित और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया। उनका कहना था, हमारा संविधान समानता का पक्षधर है और हम इसे लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, हमें संवाद और सहमति से समाधान खोजना चाहिए। यह केवल गणना या प्रतिशत का मामला नहीं है, यह असली सामाजिक समानता का सवाल है। हमें संविधान और लोकतंत्र के तहत समाधान खोजना चाहिए। ये वही दौर था जब देश में जाति और धर्म के नाम पर कौन कितना खून बहाएगा इसकी एक अजीब दौड़ लगी थी। मंडल के विरोध में उपजे कमंडल के दौर में बाबरी विवाद खासा चर्चा में रहा। जब नवंबर 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, उस समय देश का सबसे बड़ा विवाद अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर के था। चंद्रशेखर ने शांति और संवाद के माध्यम से विवाद को सुलझाने की कोशिश की। वे ना तो पूरी तरह राम मंदिर आंदोलन के समर्थक थे, ना ही उसके विरोधी। उन्होंने कहा, यह धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक संवाद का विषय है, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अगर इतिहास और आस्था में टकराव है तो उसे राजनीति का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे तथ्यों और तर्कों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। दरअसल चंद्रशेखर वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने तकनीकी तथा इतिहास के अध्ययन के द्वारा इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन चंद्रशेखर कुछ कर पाते इससे पहले ही उनकी सरकार गिर गई।
उसके बाद भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जयललिता की समर्थन वापसी के बाद सोनिया गांधी अपनी सरकार बनाने के लिए मदद मांगने उनके पास पहुंची। वाजपेयी सरकार आर्थिक नीतिगत मामलों पर उन नीतियों को बड़ी तत्परता से लागू कर रही थी जिसे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया था। तब चंद्रशेखर जी विश्वास मत का सामना कर रही वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोटिंग के दौरान तटस्थ रहने का मन बना चुके थे। चंद्रशेखर वाजपेयी सरकार के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नीतियों के मुखर आलोचक थे। इन नीतियों के विरोध करने में चंद्रशेखर को संघ के स्वदेश जागरण मंच पर जाने से भी कोई गुरेज नहीं था, पर वे अपनी इस समझ पर भी कायम थे कि भाजपा कोई स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं बल्कि संघ की एक राजनीतिक इकाई है। चंद्रशेखर ने कांग्रेस भाजपा की उन नीतियों का कभी समर्थन नहीं किया, इसलिए वे ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को भी समर्थन नहीं कर सकते थे। दूसरे दिन वे सोनिया गांधी के घर गए और उन्हें बताया कि क्यों वे सरकार बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकते। जाते जाते एक और रोचक किस्सा। चंद्रशेखर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पथ के दावेदार के एक किरदार जिसका नाम दादा था उसके बहुत कायल थे। वो दादा जो अपनी पूरी असफलता के बाद जब रात में जाने लगता है तो एक व्यक्ति उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो दादा पलटकर अपनी आंखों में एक नई आशा लिए कहता है कि बड़ी मुश्किल से सबको इकट्ठा किया था, सब बिखर गया, अब जा रहा हूँ दूसरी जगह शुरुआत करूँगा। कुछ ऐसे ही थे चंद्रशेखर, अपनी लगन के पक्के, कभी न हार मानने वाले। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द खोजबीन।